वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 की हम रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और आज उसकी जो यूनिट हम रिवाइज करेंगे वो है बिज़नेस इन्वायरमेंट इन हरियाणा। मतलब हरियाणा में बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है वो आपका कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसको डिफ़ाइन करेंगे कि हरियाणा कैसा स्टेट है। हरियाणा स्टेट इज़ द लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। मतलब हरियाणा का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है और एग्रीकल्चर की दृष्टि से ना काफ़ी समृद्ध है हरियाणा। हरियाणा कंट्रीब्यूट्स ए वेरी रिच अमाउंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू द नेशनल फूड ग्रेन्स। कि राष्ट्रीय जो फूड ग्रेन्स है टोटल, उसमें हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में है। किस चीज़ में? गेहूँ और चावल में, राइस और वीट में। हरियाणा जो टोटल कंट्री का फूड ग्रेन्स है उसमें काफ़ी अमाउंट में उसका कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का। हरियाणा ने और क्या किया? हरियाणा आल्सो मेड रैपिड प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हरियाणा का जो डेवलपमेंट रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो भी काफ़ी उसमें हरियाणा ने क्या की है? प्रगति की है उसमें। जैसे कि ऑटोमेटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और पेट्रोकेमिकल आर द मेजर इंडस्ट्री। ये आपकी जो अपने हरियाणा की है ना, ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे ऑटोमेटिव हुई, इंफॉर्मेशन आईटी हो गई, एग्रीकल्चर और पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी अपनी हरियाणा की जो है ना मेजर इंडस्ट्री है हरियाणा की इकोनॉमी के अंदर। और अब आते हैं बात कि कंट्रीब्यूशन जो है हरियाणा का स्टेट टू द नेशनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट NGDP। मतलब नेशनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हरियाणा का जो एस्टिमेट है, जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.9 एज पर क्यूक एस्टिमेट 2021-22 और एडवांस एस्टिमेट 2022-23 आल्सो। मतलब हरियाणा का जो राष्ट्रीय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रतिशत है भागीदारी है वो 3.9 है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि जैसे हरियाणा बना था उसके बाद हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ी है। जैसे शुरुआत हुई थी 1969 और 70, जिस समय 4th ईयर प्लान चल रहा था ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जिसके अंदर आपका क्रॉप्स भी हैं, लाइफ स्टॉक, पशु पालन वगैरह भी हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन था ना वो लगभग जो था वो आपका 60.7%। मतलब कि खेती से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर, पशुपालन और ये सारी चीज़ें हैं ना, इनसे जुड़ा हुआ जो आपका टोटल जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका प्रतिशत था ना वो था 60.7%। और जो आपका सर्विस सेक्टर था उस समय था 21.7%। और आपका जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 17.6%। मतलब कि उस समय आपकी जो शुरुआत हुई थी ना, उस समय आपका एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था ना उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था और सर्विस का 21% था और इंडस्ट्री का 17.6। क्योंकि किसी भी स्टेट की लगा लो या देश की लगा लो, जो आपकी इकोनॉमी होती है ना वो जैसे एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को मिला के ही बनती है। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपका 69-70 से लेकर 2006-07 के बीच में। उस समय क्या बदलाव हुआ कि जो इंडस्ट्री सेक्टर पहले आपका 17.6% था वो बढ़ के कितना हो गया? 32.1%। और सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर आपका जो 21.7% था वो आपका बढ़ के 46.6% हो गया। और जो आपका सबसे बड़ा था क्या? एग्रीकल्चर, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी 21.3। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपका शुरू हो चुका था इंडस्ट्री की तरफ और जो सर्विस सेक्टर की तरफ आपका बढ़ना शुरू हो गया था हरियाणा का। और अब जैसे करंट फेज़ की बात करें 2006-07 से 2022-23 के बीच में, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का ना अब घट के अब कितना हो चुका है? 17.4। शुरुआत में देखो 60 था, उसके बाद आपका ये 21.3%। और अब जो देख रहे हो ना अब है 17.4%। आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो 33.2 के आसपास। और आपका जो सर्विस सेक्टर है उसमें और बढ़ावा मतलब इंक्रीज़ हुआ है 49.4%। मतलब आज की करंट पोजीशन की बात करें तो हरियाणा में जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद है इंडस्ट्री सेक्टर का और एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर और जो सहायक क्षेत्र है ना उनका कंट्रीब्यूशन 17.4 रह चुका है। हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसकी खासियत क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई पर कैपिटा इनकम, लगभग 2,66,000 या ऐसे समथिंग हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है। और रूरल डोमिनेटेड इकोनॉमी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा इकोनॉमी इसमें प्रभावित है। कंडीसिव बिजनेस इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट है। रीजनल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब कहीं कहीं कर जो
क्षेत्र हरियाणा के वो काफ़ी विकसित हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी नीचे हैं, मतलब कि विकास अभी तक उनमें हुआ नहीं है। और एक ये भी जो बैकवर्ड सोशल कस्टम है, समाज की कुछ जो रीति रिवाज कह सकते हैं वो बैकवर्ड सोशल कस्टम पे आधारित हैं। तो ये कुछ एक खासियत हरियाणा की इकोनॉमी की, इनसे प्रभावित होता है हरियाणा की इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम इन हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा की इकोनॉमी जो है उसमें समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। एक तो है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हरियाणा की जो इकोनॉमी है ना वो डायरेक्ट रूप से या डायरेक्टली कह दो या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और एक रीजनल इक्वालिटी मतलब क्षेत्र है ना अलग अलग, उसमें इक्वालिटी नहीं है। मतलब वही बात है, कहीं पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और कोई ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मतलब कम प्रोग्रेस हो रही है। एक है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसका जो ढांचा होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो हरियाणा में अभी भी इसमें थोड़ी बहुत अभी आपको जो है कमी देखने को मिल सकती है। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है। बर्डन ऑफ सब्सिडीज़ का जो बर्डन है ना वो ज़्यादा हरियाणा के अंदर। वीक गवर्नमेंट्स, करप्शन, स्कैम्स, लीकेज ऑफ फंड, ये हर जगह ही आपको देखने को मिलेगा कि करप्शन वगैरह होता है, स्कैम, लीकेज ऑफ फंड्स। इससे कहीं ना कहीं हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हो रही है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या वो है पुअर सेक्स रेशियो। हालांकि अभी इसमें सुधार है, लेकिन अगर 2011 की बात करें तो 879 के आसपास अपना सेक्स रेशियो था, जो काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक हरियाणा की इकोनॉमी की समस्या है। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हरियाणा में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी कमी है या फिर ज़्यादा यूसेज उनका हो रहा है। स्लो कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों की छोटी छोटी बचतें हैं, ठीक है, छोटी छोटी बचतें हैं और छोटी छोटी बचतों को वो बैंक वगैरह में जमा करवाते, तो कैपिटल फॉर्मेशन है ना वो थोड़ा धीरे है। और एक आता वीक पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की जो यूनिट है सरकारी, आपके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो थोड़े से आपके क्या हैं, वीक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं प्राइवेट के मुकाबले। ये हरियाणा की इकोनॉमी की आपकी प्रॉब्लम्स हैं। पोजीशन ऑफ हरियाणा इकोनॉमी सिंस 1966, हरियाणा की स्थिति क्या रही है 1966 से। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम की, कि स्टेट इनकम होती क्या है भाई। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, SDP, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि सभी, एक क्षेत्र, एक स्टेट के अंदर सभी गुड्स और सर्विसेज का जो मॉनेटरी टर्म है उनको मापना, वही आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। स्टेट इनकम भी वही कह सकते हो। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, मतलब एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, मतलब एक साल या एक अवधि होती है ना उसके अंदर सभी गुड्स और सभी सेवाओं की जो मॉनेटरी टर्म्स हैं वो आपके SDP है। इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, दिस कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्टेट, मतलब सारी गुड्स और सर्विस जो एक स्टेट के अंदर प्रोड्यूस की गई है ना वो सारी इसके अंदर काउंट होती हैं। अच्छा, आगे है डेप्रिसिएशन। जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस कर दें हम GSDP से। जो आपका डेप्रिसिएशन है, ह्रास जो है वो माइनस कर दें तो आपकी बन जाती है नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी सी बात क्या है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या जो एक साल में या एक अवधि के दौरान सभी गुड्स और सेवाओं से प्राप्त मूल्य है वो आपका ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो आपका नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। आगे बात करते हैं एज पर द एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2022-23 का जो एडवांस एस्टिमेट है ऑफ द स्टेट एट करंट प्राइस हैज़ बीन एस्टिमेटेड। ये आपका एडवांस एस्टिमेट है इतने करोड़ रुपए का। रिकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ 14.2% इन 2022-23 एज कम्पेयर टू ग्रोथ ऑफ 17.4 इन 2021-22। मतलब 2021-22 में 17.4 था, उससे थोड़ा सा घट के अब ये 2022-23 की एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 14.2 रहा है GSDP का आपका करंट प्राइस के ऊपर। पर कैपिटा इनकम क्या होती है भाई। पर कैपिटा इनकम जैसे मतलब कि टोटल पॉपुलेशन है और आपकी जो पूरा GSDP है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो आपकी पर कैपिटा इनकम बन जाती है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, जब हरियाणा बना ना 1966 में, द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट वाज ओनली 608 रुपये। उस समय केवल 608 रुपये आपकी पर कैपिटा इनकम थी। उसके बाद से पर कैपिटा इनकम जो आपकी इंक्रीज़ हुई है और वो भी बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो सारा जो सेक्टर था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था लगभग, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का जो राइज़ होना शुरू हुआ, सर्विस सेक्टर का राइज़ होना शुरू हुआ, तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोग अलग अलग व्यवसाय में जुड़ना शुरू हुए। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट करंट प्राइस पे
करंट प्राइस पे 2022-23 का जो पर कैपिटा वो लगभग कितनी है, 2,96,685। 2,96,685 आपकी क्या है पर कैपिटा इनकम है 2022-23। आगे आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन नेशनल जीडीपी। हमने पढ़ लिया था कि कांस्टेंट प्राइस पे 3.9% ड्यूरिंग 2022-23 आपका ये कंट्रीब्यूशन हरियाणा का नेशनल जीडीपी में, मतलब टोटल देश की जो जीडीपी है उसमें हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.9% है। पॉपुलेशन, मतलब जो फैक्टर अगला है वो क्या है, पॉपुलेशन। हरियाणा की जो पॉपुलेशन 2023 में, ठीक है, 2023 में एस्टिमेटेड है वो 3.03 करोड़। इन 2022 ये थी आपकी 2.99 करोड़, और 2021 में देखें तो आप 2021 में देखें तो 2.86, मतलब कि हरियाणा की जो आपकी जनसंख्या है वो 2021 में 2.86 करोड़ थी, 2022 में बढ़कर 2.99, और एट प्रेजेंट अगर एस्टीमेट देखें तो 3.03 करोड़ आपकी हरियाणा की जो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है जो आपका लास्ट जो सेंसस 2011 की जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा ये आपकी 25, मतलब कि 2,53,51,462 उस समय की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जिसमें मेल एंड फीमेल इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा फॉर्म्स 2.09% ऑफ टोटल ऑफ इंडिया इन 2011, मतलब इंडिया की जो टोटल जनसंख्या थी उसका 2.09% आपका क्या है, हरियाणा की, मतलब हरियाणा का कंट्रीब्यूशन कह सकते हो आप इसमें। अब 34.88% पीपल जो हैं वो अर्बन शहरों में रहते हैं, और 65 मतलब 65.12% जो लोग हैं वो आपके गांव में रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। अगला है लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर जो आपकी हरियाणा की है वो क्या है, सीन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ी है ये एज़ पर लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस। लेटेस्ट जो आपका 2011 का उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आपकी जो हरियाणा की लिटरेसी रेट थी वो 75.5, ऑफ डेट मेल लिटरेसी, उसमें जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 84.06%, और जो फीमेल लिटरेसी है वो महिलाओं की 65.94%। ये 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग है। सेक्स रेशियो जो हरियाणा में एक समस्या कह सकते हैं आप हरियाणा की इकोनॉमी में, कि 879 फॉर ईच 100 मेल। सेक्स रेशियो आपको पता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, विच इज़ बिलो नेशनल एवरेज 940, मतलब नेशनल पूरे देश की देखें तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 940 थी वो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हरियाणा की जो सेक्स रेशियो था ना वो 879 2001। द सेक्स रेशियो फीमेल पास 861, 2001 में ये 861 था 1000 मेल्स इन हरियाणा, मतलब कि 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग 861 और 2011 के अकॉर्डिंग 879, और अब की बात करें अगर तो एक अनुमान है कि 917 के आसपास, मतलब काफ़ी सुधार इसमें हुआ है। फिर आता है हेल्थ, जो फैक्टर प्रभावित करता है अच्छी हेल्थ, जो गुड हेल्थ इंडिकेटर हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपकी डेथ रेट है सस्टेनली रिड्यूस, मतलब कि डेथ रेट है वो एक तरह से क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ इंडिकेटर है ये। बर्थ रेट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन, मतलब बर्थ रेट में भी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब डिक्रीज़ की तरफ सिस्टम होना चाहिए जैसे, ठीक है, वो भी एक अच्छा हेल्थ इंडिकेटर है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, मतलब कि शिशु दर जो है, शिशु मृत्यु दर वो आपकी कम होती हुई होनी चाहिए, घटती हुई। और एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज़ राइजन, मतलब कि जीवन की जो एवरेज लाइफ ड्यूरेशन है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ वो आपकी बढ़नी चाहिए। अच्छी हेल्थ इंडिकेटर आपको दर्शाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट क्या है, कमिटेड है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ, मतलब हरियाणा की सरकार कोशिश कर रही है क्वालिटी हेल्थ देने की सभी सिटीजन को। हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ बीन रैपिडली अपग्रेडिंग, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में, इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, मतलब इन सभी में हरियाणा जो है अपने स्टेट के नागरिकों को ना अच्छी सुविधाएं देने की और कोशिश कर रहा है। हरियाणा के अंदर कुछ एक जो स्कीम्स हैं वो क्या हैं कि आयुष्मान भारत, जैसे कि आपको पता है आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये ABPMJY आयुष्मान बेनिफिशियरी कार्ड इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। 5 लाख तक की जो आपकी बीमारी है एक तरह से बड़े हॉस्पिटल में वो आपकी इसमें फ्री में इलाज होता है। चिरायु स्कीम, ये इसी की जो चिरायु स्कीम है आयुष्मान भारत की एक्सपेंडेड फॉर्म एक तरह से कह सकते हो। निरोगी हरियाणा में कंप्लीट चेकअप होता है, मतलब एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप ऑफ द फैमिलीज़
हैविंग एनुअल इनकम लेस देन 180 लाख, जिन फैमिली की इनकम 180 से कम है, 1,80,000 से, उनका कंप्लीट चेकअप जो स्कीम है वो निरोगी हरियाणा है। कायाकल्प, ये कायाकल्प का मतलब क्या है कि मेंटेन हाइजीन, मतलब साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस और प्रमोट इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए और साफ़ सफाई रखी जाए, कायाकल्प आपकी स्कीम है। फिर आती है आपकी अटल कैंसर केयर सेंटर इन सिविल हॉस्पिटल अम्बाड़ा कैंट। ये आपका अटल कैंसर केयर सेंटर जो है सिविल हॉस्पिटल अम्बाड़ा कैंट में खोला गया कैंसर के मरीजों के लिए। और नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज हैं एट प्रेजेंट 622 नेशनल एम्बुलेंस जो है आपकी वर्किंग में करंट में है। मैटरनल हेल्थ, ये आपकी स्कीम किस लिए है? इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, माँ और जो बच्चा है उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो मैटरनल हेल्थ स्कीम है ये शुरू की गई है। चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ का मतलब क्या है कि टू कंट्रोल द मोरलिटी, इन्फेंट मोरलिटी रेट, इन्फेंट मोरलिटी मतलब शिशु मृत्यु दर है ना, उसको सुधारने के लिए। और फिर है पोषण अभियान, फोकस ऑफ पोषण अभियान इज़ टू ले एम्फासिस ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रन, मतलब कि जो एडोलसेंट लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं और जो 0 से 6 ईयर तक के बच्चे हैं, उनका जो पोषण है, उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको सुधारा जाए, मतलब उस पर ज़्यादा सुधार किया जाए, वो पोषण अभियान के स्कीम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्स रेशियो। इस पर हमने बात कर ली है कि जो सेक्स रेशियो है वो 2011 के अकॉर्डिंग 889 था 1000 मेल पे, और अभी अगर 2022 की बात करें ना तो वो आपका 917 के समथिंग। मेजर अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग, गवर्नमेंट ने क्या क्या सुधार किए हैं सेक्स रेशियो को सुधारने के लिए? तो एक तो है इनैक्टमेंट ऑफ PNDT एक्ट। ये क्या है भाई? गवर्नमेंट हैज़ इनैक्टेड PNDT एक्ट विच बैन्स, जो आपका बैन करता प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। कई बार जो ये क्या कर लेते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके सेक्स के बारे में पता कर लेना कि मेल है फीमेल है, उनको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है, जो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो एक तरह से मुहिम है ये। इनैक्टमेंट ऑफ एंटी डोरी एक्ट टू चेक सीरियस मेनेंस ऑफ डोरी, मतलब दहेज प्रथा, मतलब दहेज के द्वारा जो उत्पीड़ित होती है ना महिलाएं, ठीक है, उनसे बचाव के लिए एंटी डोरी एक्ट जो 1961 वाज पास्ड। इट बैन्स डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग, मतलब ना तो डिमांड और ना ही एक्सेप्ट करना दहेज को, इसके लिए काम करता है ये। और भी स्कीम्स है जैसे वेरियस स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, मतलब कि जो लड़की पैदा होती है उसके लिए बहुत सारी स्कीम, जैसे लाडली योजना है, हमारी बेटी आपकी बेटी, और स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है ना, सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब एक बच्ची है वो भी लड़की है ना, और उसके लिए क्या है सिंगल स्कॉलरशिप स्कीम जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च की गई है। क्या सुधारने के लिए भाई? सेक्स रेशियो सुधारने के लिए, और इससे काफ़ी सुधार भी देखने को मिलता है कि जैसे आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं 889 था आपका 2011 के अकॉर्डिंग, और अभी जो है 917, मतलब काफ़ी सुधार इसमें देखने को मिला है और भविष्य में इसमें और ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस थ्रू वेरियस सेमिनार्स डिबेट, सामाजिक जागरूकता भी हरियाणा सरकार के द्वारा फैलाई गई है, अलग अलग जगह सेमिनार करके, डिबेट्स वगैरह के प्रोग्राम करके। हरियाणा एग्रीकल्चर, हरियाणा की जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? एक तरह से एग्रीकल्चर स्टेट है, मतलब खेती पर डिपेंड। अबाउट 70% ऑफ रेजिडेंट, 70% जो हरियाणा की आबादी है वो खेती से जुड़ी हुई है, एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हरियाणा इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के अंदर हरियाणा सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया सेंट्रल पूल ऑफ फूड ग्रेन्स, दूसरे नंबर पर, मतलब हरियाणा के जितने भी, मतलब देश के जितने भी फूड ग्रेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है। अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब हरियाणा की लगभग 80% जो जनसंख्या है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो चाहे डायरेक्ट रूप से हो चाहे इनडायरेक्ट रूप से। जियोग्राफिकल एरिया जो है आपका हरियाणा का 44.21 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 44,212 किलोमीटर के अंदर वर्ग किलोमीटर होता है, तो ये हेक्टेयर में बताया गया है। और जिसके अंदर कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, सिंचाई वाला, वो है 38.09 38.09 लाख हेक्टेयर, मतलब इतने क्षेत्र पे हरियाणा में सिंचाई होती है। हरियाणा इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ व्हीट, गेहूं का सबसे दूसरा बड़ा, ठीक है, देश के अंदर
कंट्रीब्यूटर वीट और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ राइस, और चावल का तीसरे नंबर का। हरियाणा इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। बासमती चावल, ठीक है, उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हरियाणा, ये ध्यान रखना आप। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बात करें तो मुख्य फसलें जो हरियाणा की वो है वीट, पैडी मतलब कि धान, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, ये हरियाणा की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। लगभग मतलब 80% आप अंदाज़ा लगा सकते हो यही फसलें हैं। एरिया अंडर प्रिंसिपल क्रॉप्स, जो मुख्य फसलों के अंदर जो एरिया था आपका, ग्रोस एरिया सोन इन द स्टेट ड्यूरिंग 1967 के टाइम जो ग्रोस एरिया था, जो प्रिंसिपल क्रॉप्स ये वाली, ठीक है, उनके अंदर जो बोया गया था वो 45.99 लाख हेक्टेयर, और 2021-22 में ये जो एरिया है वो बढ़ के हो गया 66.20 लाख हेक्टेयर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर वीट एंड पैडी, वीट और पैडी के अंदर जो क्रॉप्स फसलें हैं उनके अंदर जो टोटल ग्रोस एरिया सोन है उसका कंट्रीब्यूशन है 57.9%, मतलब टोटल जितना है ना, ठीक है, उसमें 57.9% आपका वीट और पैडी का कंट्रीब्यूशन 2021-22 में, मतलब पैडी यहाँ पर मतलब धान है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है फसलों को किस तरह से बिजाई की जा रही है, और मतलब पैटर्न क्या है, कौन से समय में कौन सी फसल उगाई जा रही है। क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ हरियाणा कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू रबी एंड खरीफ। दो तरह के सीजन काम करते हैं हरियाणा में, रबी और खरीफ। जब मेन खरीफ क्रॉप्स इन द स्टेट इंक्लूड शुगर केन, मतलब खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं शुगर केन, ग्राउंडनट, मेज, पैडी, ये आपकी जो खरीफ की फसलें हैं ना वो हाँ गन्ना हो गया, ठीक है, मूंगफली, ये आपकी खरीफ की मुख्य फसलें हैं। और जो माइनर है ना छोटी खरीफ की फसलें वो आपकी है जैसे चिल्लीज हो गई, बाजरा, ज्वार, पल्सीज, वेजिटेबल्स, ये आपकी सारी के हैं माइनर खरीफ की फसलें। और मेजर रबी, रबी मतलब जो सर्दियों के मौसम में लगभग होती है ना वो आपकी वीट, गेहूँ, टोबैको, ग्राम, लिनसीड, रिपसीड और मस्टर्ड, सरसों वगैरह, गेहूँ वगैरह, ठीक है, तम्बाकू, ये आपकी रबी की मुख्य फसलें हैं। क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ हरियाणा इज डोमिनेटेड बाय वीट एंड राइस क्रॉप्स। वीट और राइस ये ज़्यादातर फसलें आपकी हरियाणा की क्रॉपिंग पैटर्न में आती हैं। दोनों को अगर मिलाएं तो 69% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया का 69% ये दोनों फसलें कवर करती हैं, वीट और राइस। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। क्या माप तय किए जाते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में? मल्टीपल क्रॉपिंग होती है या होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब अलग अलग फसलों को, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई की जो सुविधा है ना उनको बढ़ाया जाए भाई। यूज़ ऑफ मैन्योर्स, खाद वगैरह का, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, उच्च जो क्वालिटी है ना उसकी बीजों का प्रयोग किया जाए। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, बिजाई के जो टेक्निकल या साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रणाली है ना उसका प्रयोग किया जाए। इंक्रीज़ इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, खेती का जो एरिया है, ठीक है, उसको बढ़ाया जाए। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, मतलब भूमि कई जगह ऐसी भूमि है जहाँ पे आपकी उपजाऊ क्षमता कम हो चुकी है, उनको सुधारा जाए। इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटीज़, किसानों को ना क्या चाहिए कि समय समय पर उनको ज़रूरत होती है लोन वगैरह की खेती के काम के लिए, तो उनको वो चीज़ें मुहैया करी जाएँ। फिर आती है मेजर स्कीम, क्या क्या चली हुई है हरियाणा के अंदर। एक तो है पीएम किसान, जैसे आपको सभी को पता है ये सेंटर स्कीम है। इसमें फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है 6,000 रुपये की पर ईयर, ठीक है, किसानों को, जिसमें 2,000 की 2,000 की 3 किस्तें आपकी है पीएम किसान स्कीम के अंदर किसानों को दी जाती हैं। और फिर आते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है कि ऑनलाइन फसलों का, मतलब आपने खेत के अंदर जो फसल उगा रखी है उसका ऑनलाइन आपको डाटा डालना होता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा इज़ ए प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेर इन फार्मर रजिस्टर्ड दमसेल्फ, फार्मर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, किस लिए? अपनी फसलों को एमएसपी, ठीक है, मिनिमम स्पॉट प्राइस के अंदर अपनी फसलों को बेचने के लिए, और अन्य जो फ़ायदे देते हैं, गेट अदर बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड डिपार्टमेंट, मतलब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड करके किसान अपनी फसलों को एमएसपी पे बेच सकते हैं, और किस खेती से जुड़ी अन्य जो सहायताएं हैं ना वो भी इसके अंदर प्रदान की जाती हैं। फिर आता है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नेचुरल फार्मिंग स्कीम इन जून 2022, ठीक है, क्या प्रमोट करने के लिए? टू प्रमोट केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, मतलब कि जो केमिकल वाली जो खाद वगैरह हैं ज़्यादा उनसे फ्री एग्रीकल्चर, और डबल फार्मिंग एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड टू मेक फार्मिंग ए सस्टेनेबल लिवलीहुड, मतलब कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर होना चाहिए और किसानों की जो आय है ना उसको डबल किया जाए, ठीक है। किस क्या करके? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वगैरह है, मतलब खर्चे किसानों के वो कम किए जाएं और किसानों की आय को बढ़ाया जाए, और केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की जाए, ये नेचुरल फार्मिंग है।
फिर आता है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स कंजर्विंग टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी है ये फॉर सेविंग ऑफ वाटर एंड सोयल रिसोर्सेज, पानी और जो सोयल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करने के। फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ DSR टेक्निक इन द स्टेट, मतलब DSR टेक्निक को लागू करने के लिए स्टेट के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹4000 पर एकड़ प्रोवाइडेड टू द फार्मर। किसानों को 4000 रुपये की सहायता दी जाएगी हु हैव अडोप्टेड DSR टेक्निक, जिस किसान ने ना DSR टेक्निक अपनाई। ये एक ऐसी टेक्निक है जो पानी बचाती है और आपकी जो भूमि के पोषक तत्व हैं उसको बचाती है। उसके अंतर्गत किसानों को 4000 रुपये दिए जाएंगे पर एकड़। द DSR स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 12, मतलब 12 जो धान वाले एरिया है ना, पैडी एरिया, मतलब जहाँ पे धान की सिंचाई ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे उन डिस्ट्रिक्ट में जैसे अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, ये स्टेट हैं, सॉरी ये आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे DSR टेक्निक को लागू किया गया है। और DSR टेक्निक क्या है, वाटर और जो सॉइल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके और उनकी खपत जो है वो कम हो। DSR टेक्निक में 4000 रुपये की सहायता आपको प्रदान की जाती है। फिर आपका आते हैं मेरा पानी मेरी विरासत। ड्यूरिंग खरीफ 2020 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैड लॉन्च्ड ए यूनिक इनिशिएटिव। हरियाणा सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, मेरा पानी मेरी विरासत, टू डाइवर्सिफाई द पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, वाटर गजलिंग क्रॉप है ये, इनटू अल्टरनेटिव लेस वाटर कंज्यूम, मतलब धान की जगह कोई दूसरी फसल उगाना। ठीक है, मतलब धान में पानी की खपत ज़्यादा होती है, उस धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए सरकार ने ये मुहिम शुरू की, जैसे कि मेज, कॉटन, बाजरा, पल्सिस, वेजिटेबल, ये उगाने के लिए। फ्रूट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। मेरा पानी मेरी विरासत के अंदर 7000 रुपये एकड़ की सहायता किसानों को दी गई है जिन्होंने धान को छोड़ के अन्य जो ऊपर वाली फसलें हैं इनमें से कोई उगाया है। ठीक है, ये आपकी मेरा पानी मेरी विरासत, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं पानी को बचाना। इसमें 7000 रुपये एकड़ की सहायता दी जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल जो बीमा है, क्रॉप इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस परचेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, मतलब किसान जो होते हैं एक तरह से वो परचेज करते हैं, फार्मर हो गए, और एंड सब्सिडाइड बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आइदर द लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स, मतलब किसान जो होते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, जैसे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जैसे ओले वगैरह हो गए, सूखा, बाढ़ वगैरह, इनसे बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस करवाया जाता है किसानों के द्वारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के द्वारा। फार्मर हु टेक्स द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो फार्मर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसको पे करना होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, किसको, इंश्योरर को, किसके लिए, इन द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम के रिटर्न में उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन इन द सिचुएशन ऑफ क्रॉप फेलर। अगर उसकी फसल किसी कारण बर्बाद हो जाती है तो उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, बीमा मिल जाता है। फिर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसी का ही पार्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटिंग इन दी हरियाणा स्टेट सिंस खरीफ 2016। हरियाणा में 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत है, मतलब चल रही है तब से। अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंदर पैडी, धान, बाजरा, मेज, कॉटन, मूंग, ये सारी फसलें, चना, सरसों, ये आगे आ जाए। ठीक है, ये सारी फसलें इसके अंदर कवर हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब कि खेती से रिलेटेड जो आपको ऋण वगैरह चाहिए किसानों को, वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट रेफर्स टू वन ऑफ सेवरल क्रेडिट व्हीकल, मतलब ऐसे साधन यूज टू फाइनेंस एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए जैसे कि लोन नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, फाइनेंसिंग स्पेशली अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड ऑफ फार्मर। ये फाइनेंसिंग क्यों की जाती है, क्योंकि किसानों की क्या होती हैं भाई, ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट ज़रूरी है। अब टाइप्स देख लेते हैं इसके, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट की। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट का मतलब ये होता है छोटा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन टू कैरी आउट फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। खेती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और अन्य जो उसके साथ जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनके लिए ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट की। इट इज़ फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता ये। ठीक है, 2 साल की अवधि वाला लोन। इट इज़ टेकन टू मीट एक्सपेंसिव, मतलब ये क्यों लिया जाता है भाई ये लोन किसानों के द्वारा, परचेजिंग फर्टिलाइज़र, फोडर, HY के सीड, बीज खरीदने के लिए। ठीक है, खाद वगैरह खरीदने के लिए ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट का यूज़ किया जाता है। एज वेल एज टू
मीट रिलीजियस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑफ सोशल सेरेमनी, मतलब कुछ जो रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज वगैरह हैं उनके खर्चे भी उठाने के लिए ये लोन लिया जाता है। दीज लोन्स आर नॉर्मली रीपेड आफ्टर द हार्वेस्ट पीरियड। हार्वेस्ट मतलब जब फसलों की कटाई हो जाती है तो उसको वापस रीपे कर दिया जाता है किसानों के द्वारा। फिर आता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म 5 साल, ध्यान रखना, ठीक है, 5 साल तक के लिए इनका क्यों किया जाता है भाई? इट इज़ मेनली नीडेड टू परचेज कैटल, मतलब कैटल खरीदने के लिए, पशु वगैरह खरीदने के लिए, और इक्विपमेंट मतलब कोई मशीनरी वगैरह है किसानों को चाहिए, उनको लेना है तो उसके लिए लोन चाहिए। टू मेक इम्प्रूवमेंट टू लैंड, भूमि सुधारने के लिए। टू डिग अप कैनाल्स, नहर वगैरह की जो खुदाई है वो करने के लिए मीडियम टर्म क्रेडिट लिया जाता है। फिर आपका आता है भाई लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग मतलब 5 साल से ज़्यादा का जो लोन लिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म लोन। इट इज़ मेनली यूज टू बाई एडिशनल लैंड, मतलब आपको अलग से ज़मीन लेनी है, ठीक है, इरिगेशन, मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स ऑन द लैंड, मतलब कि परमानेंट भूमि सुधार जो है ना, आप अपने जो धरती है, भूमि है, उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। आपको ज़मीन लेनी है उसके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। तो इस सभी के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट का यूज़ किया जाता है जो 5 साल के ज़्यादा के लिए। फिर आता है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्या सोर्सेज है भाई, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एक तो होता है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल के अंदर मतलब संस्थानिक, एक तरह से कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ग्रामीण जो लोन है, गांव के लोगों को, किसानों को सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया है ना, वो कौन प्रोवाइड कराता है? कोऑपरेटिव फाइनेंस। फिर आता है आपका गवर्नमेंट। अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज़ गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो देश की सरकार है वो भी क्या करती है? किसानों को ऋण प्रदान कराती है। दीज लोन्स आर नोन एज टकावी लोन्स एंड आर लैंड बाई गवर्नमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी और डिस्ट्रेस लाइक फेमीन, फ्लड एक्सेट्रा। डिज़ास्टर है ये, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये लोन वगैरह दिए जाते हैं एमरजेंसी के दौरान, कह सकते हो आप, और अन्य जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए किसानों की। फिर आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए। लैंड डेवलपमेंट बैंक आर एडवांसिंग लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट। लॉन्ग टर्म जो कोऑपरेटिव क्रेडिट है उसी का एडवांसमेंट है, ये 15-20 साल के लिए दी जाता है टू द फार्मर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड, मतलब भूमि, इसके अंदर गहने, एक तरह से भूमि को रख देना, ठीक है, अधीन रख दिया जाता है और उसके बदले आपको लोन दिया जाता है किसानों को। इट्स परमानेंट इम्प्रूवमेंट, भूमि के सुधार के लिए, परचेजिंग मटेरियल, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रिपेइंग ओल्ड डेब्ट्स। किसानों को पुराने ऋण चुकाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, एक तरह से कह सकते हो आप, और परमानेंट इम्प्रूवमेंट करना हो उनको भूमि में, और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट करने हों, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड कराता है लोन। फिर आता है कॉमर्शियल बैंक। इन द इनिशियल पीरियड द कॉमर्शियल बैंक ऑफ आवर कंट्री हैव प्लेड ए मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक है ना, जब शुरुआत हुई थी एक तरह से देश की, कंट्री की, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था किसमें? रूरल क्रेडिट, गांव के जो लोग हैं उनको ऋण प्रदान करने में। ये तो थे इंस्टीट्यूशनल। अब आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में जैसे मनी लेंडर हो गए भाई, मनी लेंडर मतलब गांव का कोई साहूकार वगैरह है वो हो गए, ट्रेडर, कमीशन एजेंट हो गए, रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, जमींदार बड़े, ठीक है, उनसे पैसे ले लेना, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। ये थोड़े आपके क्या होंगे? महंगे हो सकते हैं, ठीक है, किससे? इंस्टीट्यूशनल से। फिर आता है नीड फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस। क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई? सीधी सी बात है, किसान खेती कर रहा है, ठीक है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। द नीड फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस इज परचेज, क्या करने के लिए? डिगिंग एंड ट्यूबवेल्स, कुआँ है, जैसे कुएँ को खोदना है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट लेने हैं, सीड्स आपको खरीदने हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक मतलब कि पशु खरीदने हैं, पशु को रखना है, रिपेयर ऑफ वेल्स, कुएँ सुधार, फर्टिलाइजर अफेक्टिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड, भूमि को परमानेंटली आप सुधारना चाहते हैं, खाद वगैरह, पेमेंट ऑफ वेजीज एट्सेट्रा, फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फार्म बिजनेस, मतलब ये सारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, किसान की, जिसके लिए किसान को क्या चाहिए? एग्रीकल्चरल फाइनेंस। फिर आता है नाबार्ड। अब नाबार्ड एक क्या है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इज़ ए डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उस पर फोकस है नाबार्ड का, और वहाँ पर खेती से जुड़े हुए और जो गांव को विकास संबंधी जो लोन है वो प्रोवाइड कराता है नाबार्ड। इट इज़ द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, खेती के लिए अभी बताया था, और जो रूरल डेवलपमेंट करना है उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड कराता है ये।
इट्स हेडक्वार्टर इन लोकेटेड इन मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आ जाए तो आपको बताना है कहाँ पर है, मुंबई में। रूरल इंडेप्टनेस क्या होता है भाई? रूरल इंडेप्टनेस रेफर्स टू सिचुएशन वेयर रूरल कम्युनिटी मेंबर हैव टेकन ऑन हाई लेवल ऑफ डेप्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक लिवलीहुड सच एज फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल। रूरल इंडेप्टनेस का मतलब होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने हाई लेवल का डेप्ट ले रखा है सपोर्ट करने के लिए। किसको सपोर्ट करने के लिए? जो अपना जीवन यापन है उसको, और जो आप खेती कर रहे हैं ना उसको चलाने के लिए वो लोन लेते हैं, और उसी को इंडेप्टनेस कहा जाता है, हाई लेवल का होता है ये। क्या कारण है? कारण क्या होते हैं रूरल इंडेप्टनेस की? क्यों लिया जाता है भाई इतने हाई लेवल का? पुअर्टी, एक तो गरीबी है भाई, गरीबी है, उसमें किसान जो है खेत मजदूर वगैरह वो क्या करेंगे, उनको लोन ही दिखेगा, ठीक है। सोशल नीड, सामाजिक ज़रूरतें, फैमिली का जो पुराना कर्जा कोई है उसको चुकाने के लिए, और एक खेती बैकवर्डनेस, मतलब जो खेती है उस बैकवर्डनेस है, मतलब उसमें खेती इतना साथ नहीं दे रही किसानों का, उसको सुधारने के लिए भी किसानों को क्या चाहिए भी? लोन चाहिए, उसी को रूरल इंडेप्टनेस कहा जाता है। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडेप्टनेस आर, क्या परिणाम बनते हैं भाई इंडेप्टनेस के? मतलब ज़्यादा ऋण के नीचे आ जाता किसान तो उसके क्या नुकसान होते हैं? इंक्रीज इन पुअर्टी, पुअर्टी तो बढ़ेगी भाई आपकी, ठीक है। स्लेवरी और बैंडेड लेबर, मतलब एक तरह से ना किसान पैसा चुकाता जाएगा हाई लेवल का, और जो ऋण है वो लेता जाएगा, तो एक तरह से गुलामी का जीवन उसका हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आएंगी भाई, पैसा नहीं होगा, गरीब होगा तो वो अपना जो शरीर है उसको कैसे देखेगा। लॉस ऑफ सोशल प्रेस्टीज, समाज में जो उसका नाम है एक तरह से वो डाउन जाएगा। डिटोराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती में गिरावट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगी भाई, क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य है, मानव मनुष्य जीवन है, ठीक है, उसके ऊपर कर्जा है, तो उस कर्जे को भी चुकाना है और साथ साथ जो अपनी जीवन यापन है उसको भी पूरा करना है। लोअरिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक आर्थिक जो स्तर है और जो अन्य चीज़ें हैं उनको, उनमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी इंडेप्टनेस से। और इंक्रीज इन लैंडस लेबर, लोगों के पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, वो ज़मीन बेच बेच के क्या करेंगे? अपना कर्जा चुकाएंगे। इस वजह से जो मज़दूर होंगे वो लैंडलेस हो जाएंगे, भूमि बिना भूमि वाले मज़दूर। अब डेप्ट रिलीफ मेजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो संस्थान हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये डेप्ट रिलीफ मेजर हैं, मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए हुए, ठीक है, किसानों को जो कर्जा है उससे छुटकारा दिलाने के लिए। फिर आता है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे, ठीक है, बिल्कुल छोटे, मध्यम किस्म के और मीडियम, ठीक है, ये इंटरप्राइज हैं, उद्योग हैं, इनको एमएसएमई कहा जाता है। क्या करते हैं? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेसिंग किसकी? गुड्स और कमोडिटीज़ की, एमएसएमई है, छोटे उद्योग कह सकते हैं आप तरह तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ एमएससी, देखो अब क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम इनका। माइक्रो, माइक्रो के अंदर वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है ना वो लेस देन 1 करोड़। ये लेटेस्ट आप कह सकते हो, अब अपडेटेड डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग, पहले कम था ये। इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 1 करोड़ होनी चाहिए, और टर्नओवर लो है लेस देन 5 करोड़। ये माइक्रो के अंदर आ जाते हैं, एमएसएमई के अंदर। स्मॉल के अंदर, स्मॉल के अंदर वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी वो 10 करोड़ से कम होती है, ठीक है, और मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ के बीच में एक तरह से कह सकते हो आप। और टर्नओवर जो है आपकी 50 करोड़ तक होनी चाहिए, वो आपके स्मॉल एमएसएमई आते हैं। और फिर आता है आपके मीडियम। मीडियम इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए आपकी 50 करोड़, 10 से 50 के बीच में, और टर्नओवर जो है ना एनुअल टर्नओवर 250 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मीडियम। एमएसएमई के अंदर ये 3 आपकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, हरियाणा में एमएसएमई का स्टेट क्या है वो देख लेते हैं, मतलब आंकड़े एक तरह से, कि टोटल यूनिट है ना एमएसएमई के अंदर हरियाणा के अंदर वो 8.37 लाख यूनिट हैं, और इन यूनिट से कितनी जॉब जनरेटेड हुई हैं? 48.59 लाख, ठीक है, छोटी मोटी जितनी उद्योग है ना, टोटल यूनिट है 8.37 लाख, और उनसे 48.59 लाख जो जॉब्स हैं, जो रोज़गार हैं वो उपलब्ध हुए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट एमएसएमई यूनिट इन हरियाणा, सबसे ज़्यादा यूनिट है ना हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में? गुड़गांव। गुड़गांव आपको पता है एक औद्योगिक क्षेत्र है ज़्यादा, गुड़गांव हो गया। और सेकंड नंबर पे बात करें तो आप कह सकते हो फरीदाबाद, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमएसएमई की यूनिट है आपकी। हरियाणा रिकॉर्डेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ
66,767, 66,767 माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये रिकॉर्ड है, मतलब लार्जेस्ट है भाई। कब की? एमएसएमई रीजन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हरियाणा ने ना 66,767 छोटी एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई की यूनिट है ना वो स्थापित की हैं, और ये रिकॉर्ड है एक तरह से हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, सभी स्टेट्स का। मेजर चैलेंज जो होता है ना वो फेस्ड बाय एमएसएमई सेक्टर, मतलब कि कौन से ऐसे चैलेंज है, चुनौतियां हैं जो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा फेस की जाती है। एक तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होती है भाई, ठीक है, उनको कच्चा माल सही जगह पे उपलब्ध होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी मतलब समय समय पर जो अच्छी तकनीक है ना उसका यूज किया जाए, और वो कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती, या फिर एक तरह से हैवी कॉस्ट होती है उसकी। रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेगुलेटरी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें। फंड्स की कमी होती है। मार्केटिंग ऑब्स्टेकल, मार्केटिंग जो बाज़ार संबंधी आपकी बाधाएं होती हैं वो होती हैं। ये आपकी सारी मुख्य मुख्य है ना क्या है, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो एक एमएसएमई सेक्टर है उसको फेस करनी पड़ती हैं। मेजर सेक्टर हरियाणा के अंदर ना एमएसएमई के ज़्यादातर कौन कौन से सेक्टर, जैसे फुटवेयर एसेसरीज हो गए जूते वगैरह के, ठीक है, हैंडलूम, सूती वस्त्र, टेक्सटाइल गारमेंट, ये आ गए हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये हरियाणा के मेजर सेक्टर हैं एमएसएमई के। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के ये जो मुख्य सेक्टर हरियाणा इन इन क्षेत्र में काम कर रहा है एमएसएमई के अंडर। फिर आता है आपका SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ क्या होता है? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए ज्योग्राफिकल रीजन, एक ऐसा ज्योग्राफिकल क्षेत्र होता है जहाँ पे डेट हैज़ इकोनॉमिक लॉज दैट आर मोर लिबरल, मतलब ज़्यादा उदारवादी कानून नियम होते हैं देन ए कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक लॉज, मतलब पूरे देश के डोमेस्टिक लॉ अलग हो गए और SEZ एक स्पेशल एरिया हो गया, उसके इकोनॉमिक जो कानून हैं वो थोड़े से क्या हैं, उदारवादी, मतलब ये एक तरह से स्पेशल क्षेत्र होते हैं जिनको बढ़ावा दिया जाना जरूरी है, जिस पे जो कंट्री के डोमेस्टिक लॉ हैं इकोनॉमिक वाले, ठीक है, वो लागू नहीं होते। अब आते हैं पार्लियामेंट पास द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट इन 2005। संसद ने कब पास किया था ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन? 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEZ स्कीम्स इज जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुख्य उद्देश्य क्या था भाई इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का? एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट किया जाए, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट मतलब एक तरह से निर्यात, ठीक है, देश का जो निर्यात सिस्टम है, एक्सपोर्ट सिस्टम, उसको सुधारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाए। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार की जो अवसर हैं वो पैदा किए जाएँ। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको विकास किया जाए, और इसके साथ साथ जो रोज़गार के अवसर हैं उनको बढ़ाया जाए। ये आपके सारे के सारे SEZ स्कीम के अंदर मुख्य उद्देश्य हैं। फिर आता है आपका MNC होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह सकते हो आप, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हो। डेट एज बिजनेस ऑपरेशन इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। जैसे इंडिया का इंडिया की कोई कंपनी, जैसे रिलायंस मान लो, ठीक है, रिलायंस का भारत में व्यापार है, और उसका रिलायंस की अन्य जगह भी अगर दूसरे देशों में भी क्या हो यूनिट चल रही हो तो वो MNC कहलाएगी आपकी, ठीक है। बड़ी कंपनियां जिसका एक देश खुद के देश में तो काम चल ही रहा है, बिजनेस है, अन्य देशों में भी जिसके बिजनेस चलते हैं वो MNC कहलाती है। MNC की ग्रोथ हरियाणा के अंदर देखें ना तो गुरुग्राम और फरीदाबाद मुख्य शहर हैं अट्रैक्ट MNC, मतलब ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं कहाँ पे? गुरुग्राम और फरीदाबाद। यहाँ पे अन्य देशों की जो MNC हैं वो अपनी यूनिट लगाती हैं बहुत सारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर है भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही। अब कुछ एक जैसे एग्जांपल लेते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, जैसे सुजुकी हो गई, होंडा, JCB, हॉलिस्टर, अमेजोन, IBM, हार्ले डेविडसन, ये हैव देयर यूनिट्स इन हरियाणा। इन सभी की यूनिट्स है ना हरियाणा में, सारी MNC हैं भाई, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग MNC ग्रोथ इन हरियाणा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो MNC की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं हरियाणा में? एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हरियाणा की मतलब लोकेशन ऐसी है जैसे गुड़गांव गुड़गांव और फरीदाबाद का एरिया है, औद्योगिक है, तो लोकेशन अट्रैक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मजबूत ढांचा है वहाँ का, वो भी। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको हरियाणा के अंदर ज़्यादातर क्या मिलेंगे?
जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो स्किल्ड मिलेंगे, तकनीकी रूप से कुशल मिलेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का बेहतर है। ये सारी चीज़ें एमएनसी की ग्रोथ को अफेक्ट करती है हरियाणा में। मतलब लोकेशन अच्छी है, ढांचा आपका अच्छा है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है, लॉ एंड ऑर्डर आपका अच्छा है। HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फॉर्मरली पहले इसका नाम क्या था, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है, और ये 100% स्टेट ओन्ड एजेंसी है हरियाणा सरकार की। और इसका स्थापना कब हुई थी, 1967 में। HSIIDC इसके काम क्या हैं वो देख लेते हैं कि HSIIDC डेवलप्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज इंटरनल रोड, वाटर सप्लाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एफ्लुएंट डिस्पोजल सिस्टम एंड देन अलॉट द इंडस्ट्रियल प्लॉट। कि HSIIDC आपकी क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ना, ढांचे एक तरह से, जैसे रोड को सुधारना, जो पानी की सप्लाई है उसको सही करना, बिजली संबंधी जो कार्य हैं, और देश का जो डिस्पोजल सिस्टम है ना उसको सुधारना, और अलॉट करना इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह, ये आपके मेनली HSIIDC के कार्य हैं। फिर आता आपका HFC हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1967 को हुई। इज ए स्टेट ओन्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये भी स्टेट ओन्ड एजेंसी हरियाणा सरकार की इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, विच वाज फाउंडेड टू प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड फाइनेंस देने के लिए, ठीक है, एकीकृत जो वित्त की सुविधा है, धन की सुविधा है, फाइनेंस की, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। छोटे और मीडियम स्तर के जो आपके बिजनेस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प देने के लिए, ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ये हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, 1 अप्रैल 1967, इसलिए इसको फाउंड किया गया था। फिर आता आपका हैफेड। हैफेड आपने नाम सुन रखा होगा, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हैफेड इज द लार्जेस्ट अपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन इंडिया। इट कैम into existence on November 1st 1966 with the formation of हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट। जिस दिन हरियाणा बना था उसी दिन हैफेड की स्थापना हुई थी। वही हरियाणा के अंदर ये फॉर्मेशन लागू हुआ था, मतलब कि हैफेड। लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट। हैफेड की खास बात क्या है, क्या क्या खासियत है कि लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एजेंसी ऑफ स्टेट। देश की जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो सबसे बड़ी कौन सी है, हैफेड। ए प्रीमियर वेयर हाउसिंग एजेंसी स्टॉकिंग की, ठीक है, स्टोर करने की। स्टेट फॉर साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब जो आपका अनाज है उसको साइंटिफिक तरीके से स्टोर करने की जो एजेंसी है वो आपकी हैफेड है। फिर आता है लार्जेस्ट चेन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इन द स्टेट। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की लार्जेस्ट जो चेन है वो सबसे बड़ी हैफेड है। मेजर सप्लायर ऑफ क्वालिटी, हाइजीनिक एंड सेफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ा सप्लायर है क्वालिटी, हाइजीनिक और सेफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। सबसे ज़्यादा अच्छा हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो हैं आपको प्रोवाइड कराता है। कैटल एनिमल फीड्स आपको प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक भी और ओवरसीज़ मार्केट, मतलब हरियाणा के अंदर भी और अन्य जगह भी हैफेड सप्लाई करता है। क्या, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता वाले और हाइजीनिक साफ़ सुथरे, ठीक है, और सेफ़ कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर के लिए जो सेव होता है, ये आपका हैफेड है वो प्रोवाइड करता है। फिर आता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यही एक चीज़ इसी तरह से सिंपल है ये। सप्लाई ऑफ क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट, अभी बताया था कि उच्च किस्म के जो एग्रीकल्चर इनपुट हैं उनको डोर स्टेप ऑफ द फार्मर, किसानों तक पहुंचाना, थ्रू ए लार्ज कोऑपरेटिव नेटवर्क, एक बड़े कोऑपरेटिव नेटवर्क के माध्यम से। प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट टू द फार्मर, किसानों को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना। फैसिलिटेटिंग द वर्किंग ऑफ एफिलिएटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी काम में सहायता करना, उसको सुधारना। ये आपके हैफेड के क्या हैं कार्य, ऑब्जेक्टिव। HKVIB हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ये आपका HKVIB है। स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप बाय हरियाणा गवर्नमेंट इन ईयर 1969। 1969 में हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी। 2 वर्ड है इसमें, खादी और इंडस्ट्री, ठीक है, इन्हीं से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं ये। उद्देश्य क्या है, प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना भाई, डेवलप, प्रमोट एंड डेवलप। प्रमोट करना किसको, खादी को और विलेज इंडस्ट्रीज़ को। एंड प्रोड्यूस खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट, खादी से जुड़े हुए और ग्रामीण जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट हैं उनसे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करना। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक जो उद्देश्य था इसका क्या था कि रोज़गार उपलब्ध करवाए जाए लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा खादी और विलेज इंडस्ट्री यूनिट ओपन करके
वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स द पीपल, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास या कैसे लोगों का आपस में एक दूसरे पर एक तरह से विश्वास, एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, मतलब लोगों के अंदर, जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके अंदर समुदाय की भावना, ठीक है, मतलब एक दूसरे को वो साथ दे करके, एक दूसरे के साथ रह करके मतलब वो अपना जो विकास है वो कर सकें। ये आपकी क्या थी, HKVIB। तो आज की जो यूनिट थी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, इसकी हमने जो मेन जो टॉपिक्स थे, मेन जो रिवीजन के लिए ज़रूरी थे वो हमने सारे पढ़े हैं। डिटेल से इन चीज़ों को समझना काफ़ी मतलब काफ़ी वीडियो बनेंगी भाई, बहुत सारी वीडियो इसमें अगर डिटेल से चढ़ें, इन चीज़ों को अगर पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन रिवीजन के तौर पर ये यूनिट काफ़ी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो यूनिट होंगी जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह की, उसको हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे।